हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग एमपी पॉलिटी के सिलेबस को डीकोड करेंगे। आज हम समझेंगे कि एमपी पॉलिटी में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या अप्रोच रखना चाहिए एमपी पॉलिटी के लिए। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2024, जिसको हम एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से जानते हैं। आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें दो पार्ट आते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो पूरी तरीके से एमपीजी को लेकर के समर्पित है, एमपीजी के, जिसको हम लोग तैयार करवाने वाले हैं, है ना। हम लोग माने कौन? श्री रमा एकेडमी। ये हम तैयार करवाने वाले हैं। आपका इसमें हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एमपी का करंट अफेयर हो गया और एमपी की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, ये कंप्लीट आपका जो पार्ट ए है वो हम कंप्लीट कराएंगे। जिसमें आज मैं जो डिस्कस कराने जा रहा हूं वो एमपी की पॉलिटी है। एमपी की पॉलिटी का एक ओवरव्यू देखेंगे, कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे, हमें क्या पूरी पॉलिटी पढ़ना है, क्या हम लक्ष्मीकांत की किताब को एक तरफ से पढ़ना शुरू करें क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और पीवाईक्यूज जो हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के किसी भी अन्य एग्जाम की बात करें, तो हमको उसका नेचर पता चलता है कि एमपीपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछा करता है, अक्सर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हमको पता चलेगा। तो आप लोग ध्यान से लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको एमपी पॉलिटी को लेकर के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाला है। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के एप्लीकेशन पर हमने पूरा का पूरा कोर्स अवेल करा दिया है। आप इसे जल्द से जल्द अवेल कर सकते हैं। ये जो प्राइस है, इस प्राइस पर आपको मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन को, तो आपको यहां पर एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पार्ट ए पार्ट बी दोनों, ठीक। जिसके फीचर्स आप यहां पर देख सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूं, सिलेबस का डिस्कशन जो है, सिलेबस को डिकोड कर दूं मैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या अप्रोच रखना है, हमें क्लियर होगा। सबसे पहले अगर हम सिलेबस को देखें एमपी पॉलिटी का, तो ये पहली लाइन में हमको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब हमको समझना होगा कि ये हमारे संविधान के किस भाग से संबंधित है, कौन से पार्ट्स में ये हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तब वहां से जो बेस बनेगा, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, देन फिर इसको हम एमपी के परिप्रेक्ष्य में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा और उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, ये सब के सब हमारे भाग 6 मतलब पार्ट 6, भाग 6 पार्ट 6 के अंतर्गत जितने प्रावधान दिए हैं उससे संबंधित। अब इसको कैसे पढ़ें? क्या होती है राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, क्या होती है राज्य की विधायिका, लेजिस्लेटिव, उसके बाद आपका राज्य में जो जुडिशियरी है, कैसे हम इसको कैटेगराइज करें, इसे हम लोग समझेंगे और क्लासेस के दौरान डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको मजा आने वाला है, ठीक। तो इसके बाद कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं प्रशासन को लेकर के, चाहे सचिवालय हो, मुख्य सचिव की बात हो, संभायुक्त हो, पुलिस कमिश्नर हो, जिला प्रशासन हो, जितना प्रशासन व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, इसे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे एमपी में एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो हमारे प्रशासन व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रूप से चल रहा है। देन फिर तीसरा सेगमेंट आता है स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था। हमारे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ये हमारे अगर संविधान में, मूल संविधान की बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में दिया था, जिसे मूर्त रूप दिया गया 1992-93 में, जब हम 73rd और 74th संविधान संशोधन अमेंडमेंट करके हम इसे लागू करवाते हैं और पूरे देश में हम पंचायती राज व्यवस्था को अब देख पाते हैं। 73-74 जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए 1992-93 में, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेगा, ठीक।
हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट और ज्यादा है। ये सारी चीजें हम लोग क्लासेस के दौरान बताते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो अदर एग्जाम्स होते हैं एमपीपीएससी के, उनके भी क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या लेवल होने वाला है, ये सारी चीजें। इसके बाद आयोग को लेकर के कमीशंस यहां पर दिए गए हैं, इसको भी मैं आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊंगा कि संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, उसके अलावा आपका कार्यकारी आयोग, इन तीनों आयोग के बारे में आपको पता हो, तब दिया गया आयोग, चाहे राज्य चुनाव आयोग हो जिसको हम संवैधानिक आयोग के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, आपका पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, ये सारे आयोग आपका क्या हो जाएगा, सांविधिक आयोग हो जाएगा। सांविधिक क्या होता है अभी मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अंत तक बने रहिएगा। फिर हम अंत में जितने भी अधिनियम हैं जो यहां पर दिया है, एग्जैक्टली उन्हीं अधिनियम को पढ़ेंगे। अब अधिनियम क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट से पहले ये किस नाम से जाना जाता है, हम बिल के नाम से इसको जानते हैं, बिल जिसको हिंदी में विधेयक बोलते हैं। अब ये विधेयक जो है वो संसद में पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा, देन राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगने के बाद ये बिल जो है, ये विधेयक जो है वो एक्ट, वो अधिनियम में कन्वर्ट होता है। इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक, तो एग्जैक्टली जो सिलेबस में आपको अधिनियम दिए हैं, जो आयोग दिए हैं, आपको इसको 360 से खत्म करना होगा। ये है पूरा सिलेबस। अब मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, क्या मेरी टेक्निक होने वाली है, कैसे आपको समझ आएगा, अप्रोच क्या रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से मैं शुरुआत करूंगा। जो आपके सिलेबस की पहली लाइन है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, ये जो आपका बेसिकली ये वाले टॉपिक्स जो दिए हैं, इसको मैं सीधे आपके संविधान से जोड़ करके भाग 6 जिसको राज्य के नाम से जाना जाता है, पार्ट 6 को लेकर के मैं समझाऊंगा, जिसमें आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 तक के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो हमारे इसी से संबंध रखते हैं। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं 153 में आपका राज्यपाल का पद है, राज्यपाल हमारे एक राज्य में राज्यपाल होगा, इससे संबंधित प्रावधान दिया है। फिर इसके जो भी शक्तियां हैं, कार्य हैं, शपथ कैसे कितना कार्यकाल होता है, नियुक्त कौन करता है, कौन त्यागपत्र, सारे के सारे क्वेश्चंस हमको यहां पर बनेंगे। और हमको राज्यपाल की पूरी लिस्ट भी याद करनी है, क्योंकि एमपीपीएससी लिस्ट से क्वेश्चन जरूर पूछता है। कोई विशेष राज्यपाल हुआ है तो उसके बारे में हमको विशेष नोट डाल करके पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं। अब इसको अगर समझोगे कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से जो आपका भाग 6 है वो राज्य को समर्पित है। अगर भाग 5 की बात करते हैं तो वो संघ को समर्पित है, मतलब केंद्र सरकार को समर्पित है। यहां पर हम लोग केंद्र की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, केंद्र की विधायिका, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव, उसके बाद आपका केंद्र की न्यायपालिका, जुडिशियरी, ये सब भाग 5 में देखते हैं। किसमें? भाग 5 में। लेकिन अगर भाग 6 की बात करेंगे तो भाग 6 में आपका राज्य की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है, इसको हमको पढ़ना है। सिलेबस में क्या क्या दिया है, हमको राज्य की कार्यपालिका सिलेबस में कहीं नहीं लिखा, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सिलेबस में दिया है। तो हमको क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्यपाल क्या कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं? हां, ये एग्जीक्यूटिव के ही पार्ट हैं, अभिन्न अंग हैं। और देन फिर इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके आर्टिकल को लेते हुए। तो कार्यपालिका अगर राज्य की बात करेंगे तो 153 से 167 तक, 153 आर्टिकल से लेकर के 167 आर्टिकल तक सारे के सारे एग्जीक्यूटिव की बात होगी, जिसमें पहले एग्जीक्यूटिव आते हैं वो हैं हमारे राज्यपाल, देन फिर मुख्यमंत्री, सीएम, उसके बाद उनके मंत्रिपरिषद, है ना, जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। ये है हमारे सिलेबस में। उसके बाद सिलेबस में दिया हुआ है राज्य की विधायिका, लेजिस्लेटिव। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है ये हमको समझना होगा। जो मैंने आपको बताया कि जो भी विधियों का निर्माण करते हैं उनको हम लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं। सर विधि मतलब वही लॉ, कानून, लॉ का जो निर्माण करने वाले हैं वो कहलाते हैं विधायिका। ये राज्य की होगी तो राज्य की विधायिका, संघ की होगी तो संघ की विधायिका, केंद्र की विधायिका, लेजिस्लेटिव
सेंट्रल की। और इसके अंतर्गत हम लोग जो विशेष रूप से पढ़ेंगे वो है हमारे सिलेबस में विधानसभा। देखो सिलेबस में दिया है विधानसभा, ये तो हमने समझा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। और जब हमने विधानसभा की बात की तो ये हमारा लेजिस्लेटिव है, ये हमारा विधायिका है जो विशेष रूप से विधियों का निर्माण करेगा। बहुत बढ़िया। और जो विधियों का निर्माण विधानसभा करेगी उसी को लागू करवाने का काम ये कार्यपालिका करेगी। मतलब जो विधि बन गए, कानून बन गए, उनको पारित करवाना, उनको लागू करवाना, बनाए रखना, ये हमारा काम करेगा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो रहा है? तो हमको विधानसभा में विशेष रूप से हमको सारी चीजें पढ़नी है। एक आध क्वेश्चन में यहां पर बताऊंगा कि क्या राज्यपाल विधानसभा के अंग हैं? तो हाँ हैं, क्योंकि विधानसभा में कोई भी लॉ अगर पारित होता है, पेश होकर के पारित होता है, कोई भी एक्ट हो गया, तो उसमें राज्यपाल का साइन होना जरूरी है। तो बिल्कुल विधानसभा में आएंगे। अब मैं सिर्फ विधानसभा की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहां पर विधानसभा ही हमारे मध्य प्रदेश में है। हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद का यहां प्रावधान नहीं है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद होते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, है ना। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है और इन दोनों को मिला करके विधानमंडल कहलाता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा को मिला करके हम संसद बोलते हैं। ठीक है, तो हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, जो कि अनुच्छेद 168 से 213 तक प्रावधान है। ये हमारी विधायिका जो विधियों का निर्माण करेगी, जो इन बने हुए विधियों का, कानूनों का, लॉ का जो क्या करेगा, लागू करवाएगा, बनाए रखेगा, वो होती है कार्यपालिका। और अगर इन नियमों, कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो यहां पर आता है रोल न्यायपालिका का। उल्लंघन करने पर जुडिशियरी उसको क्या करेगी, सजा देगी, या फिर जो भी उसका दायित्व है वो अपना कार्य करेगी। तो अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में जो सबसे बड़ी जुडिशियरी है वो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को हमको डिटेल में पढ़ना है, जो कि आपका न्यायपालिका से संबंधित जो अनुच्छेद है 214 से 232 तक। ये मैं डिस्कशन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हम सीधे अब अगले सेशन से हम लोग राज्यपाल को उठा लेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, इसको तोड़ करके आपको पढ़ना आना चाहिए। और लास्ट में अधीनस्थ न्यायालय आता है, जो कि 233 से 237 तक के सभी आर्टिकल्स इससे संबंधित हैं, जिसको हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश का सबसे हायर कोर्ट है, न्यायपालिका है। उसके बाद हमारे आते हैं हाई कोर्ट्स, जो हमारे स्टेट के सबसे उच्च न्यायालय होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आना चालू हो जाते हैं, ग्राम पंचायत तक ये पूरा चला जाता है। ठीक बात, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, अगर हम लोग प्रशासन की बात करें, जो अदर टॉपिक्स हैं प्रशासन को लेकर के, उसको भी मैंने तोड़ा है। इसमें पुलिस प्रशासन को अलग पढ़ेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। लोकायुक्त का टॉपिक ही अलग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। सचिवालय जो है, सेक्रेटरिएट है हमारे मध्य प्रदेश का, उसमें मुख्य सचिव को डिटेल में पढ़ते हुए ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। संभायुक्त जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनको पढ़ेंगे। पुलिस कमिश्नर, ये सब पुलिस प्रशासन में आ जाएगा। जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन को हम लोग थोड़ा सा जब स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, पंचायती राज, वहीं पर नगरीय प्रशासन को डिटेल में करते हुए जिला प्रशासन भी डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला पार्ट भी आराम से एक एक टॉपिक हो जाएगा, बहुत आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद जो यहां पर टॉपिक मैंने बोला, अगला जो थर्ड सेगमेंट मैंने डाला है, इसको मैंने पूरा 5 सेगमेंट में पूरे पॉलिटी को डिवाइड किया है। पहला आप भाग 6 देख लिए, उसके बाद मैंने यहां पर प्रशासन की बात कर ली, उसके बाद स्थानीय स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करेंगे। अब क्या होता है कि अगर सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा, है ना, शक्तियों का अगर पूरा का पूरा दारोमदार एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो पूरा देश सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। वो किन किन मुद्दों पर वो देखेगा, निगरानी बनाएगा। लेकिन अगर शक्तियों को हम केंद्रीकृत ना करके उसको हम विकेंद्रीकृत कर दें, मतलब शक्तियों को हम तोड़ करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम कर रही है ना, यहां पर केंद्र में आपका सरकार अलग काम कर रही है, स्टेट में हमारे अलग अलग हमने 28 स्टेट बना लिए हैं, है ना, और उसमें अलग अलग हमने सीएम बना लिया, उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं, उसके लिए फिर हम अलग प्रशासन चला रहे हैं, फिर ग्रामीण स्तर पर हम चला रहे हैं, तो हम लोग ग्रामीण स्तर में ग्राम पंचायतें चला रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, शक्तियों को
हमने विकेंद्रीकृत करके हमने बहुत बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से हमारे देश को चलाने के लिए ये व्यवस्था अपनाई जिसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इसके जितने प्रावधान हैं उसको याद करेंगे। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हमने स्थापना किया है, इसको भी समझेंगे। नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसको समझेंगे, ये भी त्रिस्तरीय पंचायती राज है। हम भारत में जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी, क्या हमारे भारत में प्राचीन काल में कोई ऐसी व्यवस्था थी क्या, उसको देखते हुए मुगल काल की व्यवस्था, ब्रिटिश काल की व्यवस्था और स्वतंत्रता के पश्चात हमने इसको संविधान में अनुच्छेद 40 में रखा, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में। उसके बाद हम इसका 73वां 74वां संविधान संशोधन किए, 73वां 73rd और 74th संविधान संशोधन अमेंडमेंट्स किया हमने और इसको 1992-93 में पारित कर दिया और पूरे देश में लागू करवाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में कब यहां पर लागू हुआ, सभी चीज चर्चा करेंगे, एक एक डेट्स याद करेंगे। तो ये वाला टॉपिक भी बहुत शानदार तरीके से करना होगा क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आपका आएगा आयोग, संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग और कार्यकारी आयोग। 3 तरीके से आयोग आपको पता होना चाहिए। पहला आयोग होता है संवैधानिक आयोग जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सांविधिक आयोग जिसको स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है कार्यकारी आयोग, एग्जीक्यूटिव कमीशन। ये तीनों आयोग के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में जो आयोग दिया है उसको कैटेगराइज करना आना चाहिए। अब आपसे पूछ लेगा कि अनुसूचित जनजाति आयोग किस तरीके का आयोग है, संवैधानिक है, सांविधिक है या फिर कार्यकारी है या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर आप फंस जाओगे। अगर हम बात करें संवैधानिक आयोग की तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। तो ऐसे निकाय जिनका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में होगा, मतलब अगर भारतीय संविधान में इन आयोगों का उल्लेख होगा, संविधान में अगर उल्लेख होगा तो हम बोलेंगे ऐसे निकाय जो हैं वो संवैधानिक आयोग कहलाएंगे। संविधान में सीधा सीधा इनका प्रावधान हो। अगर ऐसे निकाय की बात करें जिनका हमारे संसद के द्वारा या फिर हमारे विधानसभा के द्वारा पारित करवा करके हम किसी निकाय को अगर बनाते हैं, मतलब जिनका निर्माण जो है, अगर हम सेंट्रल लेवल पर आयोग की बात करेंगे तो संसद के द्वारा, अगर हम राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा, हमारे तो विधानसभा के द्वारा, विधानसभा। तो ऐसे आयोग का निर्माण या ऐसे कानून का निर्माण जो कि संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा हुआ है, वो सभी के सभी सांविधिक आयोग के अंतर्गत आएंगे, स्टैट्यूटरी कमीशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद कार्यकारी आयोग, ये ऐसे आयोग हैं जिनका जिक्र ना तो संविधान में उल्लेख होगा किसी प्रावधान के तहत, ना तो संसद या विधानसभा के द्वारा पारित किए जाएंगे। इसको सीधा सीधा जो मंत्रिमंडल है वो आपस में सलाह करके ये बना लेगा। मंत्रिमंडल, पीएम वगैरह मिलकर के या फिर सीएम वगैरह मिलकर के मंत्रिमंडलों के डिस्कशन के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह से ये बनाया जा सकता है। ये कार्यकारी है। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर नीति आयोग काम कर रही है और राज्य स्तर पर राज्य नीति आयोग काम कर रही है, राज्य की नीति आयोग। और सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे तो नीति आयोग काम कर रही है। अगर हमारे सिलेबस को देखें तो संवैधानिक आयोग हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में जो राज्य चुनाव आयोग हैं, मध्य प्रदेश का राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, जब मैं आपको डिस्कस कराऊंगा डिटेल में तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये राज्य चुनाव आयोग किस में आएगा, संवैधानिक में, क्योंकि संविधान में चुनाव आयोग के बारे में पूरा का पूरा प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन जो महिला आयोग है, जो आपका महिला आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग मध्य प्रदेश आयोग, चाहे आप बात कर लो आपका सूचना आयोग, चाहे आप बात कर लो जनजाति आयोग, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों अलग अलग, जाति जनजाति आयोग। उसके बाद आपका ओबीसी आयोग। ये जितने भी आयोग हैं ये सब सांविधिक आयोग हैं, क्योंकि ये सब संसद या विधानसभा के द्वारा पारित करके कानून बना करके इन निकायों का हम निर्माण किए हुए हैं। और बाकी मैंने यहां पर बता दिया, कार्यकारी में नीति आयोग और राज्य की नीति आयोग आएंगी, है ना। चुनाव आयोग जैसे है सेंट्रल का चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग,
यहाँ संसद आपको दोनों को अलग अलग रखना होगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आयोगों को हम लोग पढ़ेंगे और उसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे कि राज्य की चुनाव आयोग में क्या क्या प्रावधान है, यहाँ पर वर्तमान में कौन है, इसके प्रमुख कौन है, क्या कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, उसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको किस तरीके से अपने पद से इस्तीफा देना है या फिर हटाने की क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीजें डिटेल में हम आयोग को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद अंत में आता है क्या, ये हमारे सारे आयोग हैं जो मैंने बताया, इनको डिटेल में पढ़ना है जो कि सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद अंत में हम लोग पढ़ेंगे अधिनियम, मेजर एक्ट्स। एक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अधिनियम पहले अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता है। अधिनियम पहले किस नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले बिल होता है। अब ये जो बिल है इसको विधेयक के नाम से जानते हैं। ये विधेयक या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में सबसे पहले पेश होगा, कोई पेश होता है तो वो विधेयक या बिल के नाम से जाना जाता है। तो ये पेश हो रहे हैं, ठीक। सेम चीज विधानसभा में होगा, राज्य में। ये पेश होने के बाद अगर संसद में पास हो गया, या तो सेंट्रल में संसद बोलेंगे या मध्य प्रदेश में विधानसभा बोलेंगे, दो स्तर पर हम लोग बात करेंगे। ये अगर संसद में पास हो गया या विधानसभा में पास हो गया, स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, तो ये बिल विधेयक राज्यपाल के साइन के बाद या राष्ट्रपति के साइन के बाद ये क्या बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्ट। इसी को बोलेंगे अधिनियम। आई होप क्लियर है। तो ये सारी चीजें समझने के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 में आया, ये डिटेल में पढ़ेंगे। पैसा एक्ट पढ़ेंगे, आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे अधिनियम को डिटेल में फिर हमको समझ में आएगा और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस मैंने डिकोड किया है और आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि पूरी क्लास करना तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर, ऑनलाइन एग्रीकल्चर BR डाल सर के नाम से ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। इसको अभी डाउनलोड करिए और कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और सीधे सीधे इस कोर्स को परचेस कर लीजिए। आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पार्ट ए पार्ट बी दोनों पढ़ाया जाएगा। आपका MP इतिहास MP पॉलिटी से शुरुआत हो रही है और आपका बाकी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवाते चलेंगे। तो इस तरीके से आपका पॉलिटी का डिस्कशन हुआ। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो श्री रमा एकेडमी से भी आप जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जुड़ने के लिए आप यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन भी हमारा है। तो इस तरीके से हमारी पॉलिटी का जो सिलेबस था उसको डिकोड कर दिया मैंने। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर भी। कोई दिक्कत परेशानी हो कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।